गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, तो कल नेटवर्क के इशू के वजह से हमारा टॉपिक बीच में छूट गया था। चलो, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे थे। याद है आप लोगों को? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस कर रहे थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, बात करें तो ग्रोथ में बच्चों अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर की ग्रोथ आएगी, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की ग्रोथ आएगी। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बायोटिक फैक्टर में इनसाइड ग्रोथ होती है, बॉडी के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, हम ऊपर से नहीं बढ़ते। हमारी ग्रोथ जो स्टार्ट होती है वो इंटरनली स्टार्ट होती है। लेकिन अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनमें ग्रोथ कैसे होगी? आउटसाइड होगी। करेक्ट है ना? आउटसाइड होगी ना, बाहर से ग्रोथ की जाएगी। यस और नो? ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रोथ ये एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ग्रोथ हमें लिविंग में भी मिल रही है और नॉन लिविंग में भी मिल रही है। राइट? ग्रोथ लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। तो इसका मतलब क्या कि हम इसे पर्टिकुलर कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसे नहीं बोल सकते। अब रिप्रोडक्शन देख लो। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या बच्चों? कि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बनना। ठीक है। प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बनना, उसे हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं बताओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। ये पूरे टॉपिक आपको 12th में आने वाले हैं, पूरे डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेलिंग वहां पे रहेगी आपको। अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं क्या है इसका मतलब। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से एक मेन टाइप होता है असेक्सुअल में, वेजिटेटिव भी बोलते हैं हम इसे। यस और नो? वेजिटेटिव भी बोलते हैं हम इसे। इसमें बडिंग भी होता है बच्चों, बडिंग भी होता है, बडिंग याद करो। इसमें फ्रैगमेंटेशन भी आएगा, फ्रैगमेंटेशन भी आएगा। इसमें बाइनरी फिजन भी आएगा। पढ़ा है आपने बाइनरी फिजन? राइट ना? मतलब ये सारे के सारे जो रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। वेजिटेटिव में क्या होगा? वेजिटेटिव पार्ट से नई बॉडी बनेगी। अगर मुझे कोई प्लांट पसंद आ जाए, मुझे लगे कि भैया ये प्लांट तो बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं क्या करूंगी? लाऊंगी किसी घर से और किसी के घर से तोड़ के और मेरे घर पे लगा दूंगी। मतलब क्या किया मैंने? उसके वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके, उस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके एक नया प्लांट बनाया। अब हम में होता है क्या बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जो ह्यूमन बीइंग है, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है आप लोगों को। अभी कैसे हुआ है कि भाई ये मैडम मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं इस मैडम का हाथ तोड़ लेती हूँ और जमीन में जाके गाड़ देती हूँ, तो एक नई मैडम तैयार हो जाएगी। ऐसा है क्या? कोई इंसान आपको पसंद आ जाता है तो आप उसके बॉडी का पार्ट एक तोड़ते हो और एक लगा देते हो तो नया इंसान बन जाता है? तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये चीजें कहाँ पे होती है? प्लांट्स में होती है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर्टिकुलरली वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपको प्लांट्स में मिलेगा, क्योंकि वो उनमें वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट बॉडी बनती है। हमारे में ये क्राइटेरिया नहीं होता है, एनिमल्स में ये क्राइटेरिया नहीं होता है। तो वेजिटेटिव प्लांट से जो नए प्लांट बन रहे हैं, मतलब क्या कि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से नया प्लांट बन रहा है। दैट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन। बडिंग में हम क्या करते हैं कि भाई एक प्लांट है, एक ट्री है और ट्री के ऊपर एक छोटा सा बड बन गया है, बड ट्विग ऐसे छोटा सा, तो ये अगर डिटैच होके यहाँ पे गिर जाए तो ये तो नया प्लांट बना देगा, तो इसे हम बडिंग बोलते हैं। ये तो नया प्लांट बना देगा, इसे तो हम बडिंग बोलेंगे, क्योंकि इसकी बड टूटी और टूटने से उस बड से नया प्लांट बन गया। तो ये भी रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे हमने कोई फ्यूजन नहीं करा है, यूनिपैरेंटल प्रोसेस होती है ये, यूनिपैरेंटल प्रोसेस होती है। यूनिपैरेंटल का मतलब क्या बच्चों? यूनिपैरेंटल का मतलब क्या बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा इसमें, दूसरा पैरेंट नहीं, एक यूनिपैरेंटल। फ्रैगमेंटेशन किसे बोलते हैं? चलो, आप लोगों ने
फंगाई को देखा है? फंगाई देखा है? देखा है सब लोगों ने फंगाई? फंगाई देखा है आप लोगों ने? आपकी मम्मी जो मलाई होती है वो निकालती है ना घी बनाने के लिए, तो वो डब्बा अगर बहुत दिनों तक बंद रह जाए तो उसमें अलग अलग कलर की कॉलोनी शुरू हो जाती है। या फिर लेमन को कट करके रख दिया जाए और आप भूल जाओ, लेमन कट करके भूल जाओ, तो अपने आप उस पर ब्लैक कलर की कॉलोनी ग्रो होती है। यस ना? ब्लैक कलर की कॉलोनी ग्रो होती है, काला काला हो जाता है वो लेमन। या फिर किसी ब्रेड को आप ऐसे ही रख दो तो उसके अंदर भी आपको कॉलोनीज ग्रो हुई, मतलब वो अलग अलग कलर की कॉलोनीज ग्रो होती है। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या कि वो तो आपको कॉटन के जैसे दिखती है ना, वो कॉलोनीज आपको कैसे दिखती है? कॉटन थ्रेड लाइक दिखती है। यस और नो? आपने देखा है उसे? ऐसे लगता है कि वहां पे यार कॉटन रखा हुआ है। तो उस कॉटन का एक टुकड़ा, उस कॉटन का ये एक थ्रेड मैंने निकाला और उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ा, तो हर टुकड़े से एक नई कॉलोनी बनेगी। उसका एक फ्रैगमेंट निकाला और हर एक फ्रैगमेंट से एक अगर नई कॉलोनी बनती है तो हो गया फ्रैगमेंटेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। क्योंकि अब सादा एग्जांपल वो भी छोड़ दो, आपने रिंगवॉर्म के बारे में पढ़ा है? रिंगवॉर्म, दांत खाज खुजली, सुना है ना आपने? सुना है? पैचेस, ऐसे गोल गोल पैचेस बनते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, रिंगवॉर्म बोला जाता है उसे। यस और नो? सुना है कभी? स्टूडेंट सुना है क्या? बोलायला त्रास येतो का रे तुम्हाला? नहीं सुना? सीरियसली नहीं सुना? अच्छा देखो, रिंग वॉर्म का मतलब होता है, त्याला काय म्हणतो रे आपण मराठीमध्ये? काय म्हणतात त्याला मराठीत? दाद, दाद, समथिंग दाद। वो ऐड आती है ना टीवी पे, वो ऐसे पैचेस बनते हैं ना, गोल 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 गोल, खुजली होती है, ईचिंग होती है। तो एक्चुअली वो ईचिंग किसके वजह से होती है? फंगाई के वजह से होती है। फंगाई क्या होता है कि फंगाई कोई भी स्पोर, छोटे से कॉलोनी का कोई भी स्पोर ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे खुजाते हैं उस रिंगवॉर्म को ऐसे, इस तरीके से, तो उसके बॉडी के जो स्पोर्स है ना ये ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। इधर यहाँ के उठाया हमने, यहाँ पे खुजाया, यहाँ पे खुजाया, यहाँ पे, जहां जहां पे हम हमारे हाथ से खुजाएंगे, ईचिंग करेंगे, वहां वहां पे वो स्प्रेड हो जाता है। तो स्प्रेड होना मतलब क्या बच्चों? कि मैंने यहाँ से कुछ उठाया, एक फ्रैगमेंट लिया, मेरे हाथ में चिपक गया और उसी हाथ से मैंने दूसरी जगह पे इचिंग किया, तो यहाँ का एक फ्रैगमेंट उठ के यहाँ पे आ गए, तो वहां से पूरी कॉलोनी बन जाती है। फिर यहाँ पे भी पैच बनेगा, पूरी बॉडी पे इस तरीके से पूरी पैचेस बनते हैं। ये बात आप लोगों ने सुनी है। तो ये उसका मतलब क्या कि अगर कोई प्लांट बोलो या फिर कोई फंगाई बोलो और इसका एक टुकड़ा, एक फ्रैगमेंट, उस फ्रैगमेंट से अगर नई न्यू ऑर्गेनिज्म बनती है तो उसे हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रैगमेंटेशन। यस और नो? यस और नो? ये भी रिप्रोडक्शन ही हुआ ना, इसने अपने बॉडी से एक नया प्लांट बना दिया तो ये रिप्रोडक्शन हुआ। बाइनरी फिजन तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। बाइनरी फिजन तो आप लोगों को पता है, अमीबा में प्रेजेंट होता है, एक बॉडी होती है अमीबा की, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, और ये टूट के दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ये बात आप लोगों ने सुनी है। तो मतलब क्या कि ये भी रिप्रोडक्शन है। एक था पेरेंट सेल, उसने दो डॉटर सेल बना दिए, एक ऑर्गेनिज्म से, प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से नई ऑर्गेनिज्म बनी। तो ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन के टाइप है और ये आपको पढ़ने हैं इन डिटेल आगे भी, तो इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के बात? एक बार रिपीट करूं फिर से, यहाँ तक के बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान में रखना, ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, एक ही पेरेंट इंक्लूड होगा इसमें, दूसरा नहीं होगा। और इसमें माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी बच्चों? बताओ, माइटोसिस होगा या मियोसिस? वेरी गुड, माइटोसिस होगा। क्यों माइटोसिस होगा? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन नहीं है, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, बॉडी के पार्ट से बन रहे नए ऑर्गेनिज्म। अब देख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गमीट का। इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन होगा। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई?
बाय पेरेंटल, ये पूरी नहीं समझाऊंगी मैं, सिर्फ आपको टर्म समझा रही हूँ। बाय पेरेंटल प्रोसेस है बच्चों, बाय पेरेंटल प्रोसेस है ना, दो पेरेंट्स है, मेल गमीट फीमेल गमीट, दो पेरेंट के बॉडी में से आए जो गमीट से उनका क्रॉस हुआ है, तो ये बाय पेरेंटल प्रोसेस है। अब देखो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल कपल्स, स्टेराइल कपल्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? शादी हो जाती है लेकिन उन्हें बच्चे नहीं होते, नो ऑफस्प्रिंग। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं कि जिनमें बच्चे नहीं होते शादी के बाद। सुना है आप लोगों ने ये बात? यस और नो? क्यों नहीं होते? वो उनका जेनेटिक डिफेक्ट है, वो उनका क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, उनके बॉडी में कोई डिफेक्ट है, इसकी वजह से नहीं हो रहे। लेकिन उनमें तो रिप्रोडक्शन है ना बच्चों, वो तो लिविंग है, लिविंग है, फिर भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, नई ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये होता है वो नॉन लिविंग है? पॉसिबल ही नहीं, वो भी लिविंग है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? इसका मतलब ये निकालेंगे कि रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम कैरेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ये चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट भी ऐसे होते हैं कि जिनमें वो लिविंग होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाते, उससे नई ऑर्गेनिज्म नहीं बनती। कभी कभी ये चीजें हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम ना ग्रोथ को बोल पाएंगे फिजिकल मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ना रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है, लेकिन लिविंग को डिफाइन करने वाला कैरेक्टर नहीं। अब तीसरी बात डिस्कस करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या बोलेंगे हम मेटाबॉलिज्म के डेफिनेशन को? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन occur inside the body, sum total of all reaction occur inside the body। हमारे बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है। लीवर में अलग रिएक्शन चलेगी, हार्ट में अलग रिएक्शन चलेगी, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, हर एक जगह पे आपको अलग अलग रिएक्शन चलती हुई नजर आती है। मतलब क्या कि जितनी भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म। मतलब जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ये सारी मेटाबॉलिज्म। अब एक बात बताओ मुझे, स्टेराइल कपल बोलो, इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी? इनके बॉडी में भी स्टमक होगा, इनके बॉडी में भी लीवर होगा, इनके बॉडी में भी सब कुछ होगा, होगा ना? तो इनमें रिएक्शन चलेगी, इनमें मेटाबॉलिज्म होगा। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें रिएक्शन होती है क्या? फॉर एग्जाम्पल चेयर, अगर हम चेयर के बारे में बात करें, उनमें रिएक्शन होगी? किसको नेटवर्क का इशू हो रहा है? कम ज्यादा क्यों हो रहा है बच्चे यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम है इनका? नेटवर्क का इशू है बच्चों। क्यों लेफ्ट बाहर अंदर शुरू है अभी? हाँ तो वो नेटवर्क का इशू है ना, इसके वजह से। स्पीड तो अच्छी है यहाँ पे, 110 की स्पीड शुरू है अभी। वीडियो दिखता है क्लियर? वीडियो क्लियर दिखता है? चलो ना, छोड़ो ना, फिर वीडियो दिखता है ना, बाद में 1 घंटे के बाद में वीडियो देख लेना अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए बीच में तो, ठीक है? अब चलो बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। मैंने चेयर उठा ली, चेयर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, चल रही है। ये बोर्ड यहाँ पे पड़ा है, नॉन लिविंग थिंग है। अगर मुझे इसमें ग्रोथ कराना है तो मैं इस पे एक लेयर चढ़ा दूंगी, ऊपर से एक लेयर चढ़ा दूंगी, इसको मोटा कर दूंगी, ठीक है? इसमें ग्रोथ मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं दिखा सकती। दिखा सकती हूँ? नहीं। चेयर में अगर बोलूँ तो चेयर की मैं साइज बढ़ा सकती हूँ उस पर और एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा के, लेकिन मैं चेयर में मेटाबॉलिज्म नहीं दिखा सकती, रिएक्शन नहीं दिखा सकती। इसका मतलब क्या बच्चों कि मेटाबॉलिज्म ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब अगर कोई लिविंग है, जिंदा है, तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होनी ही चाहिए, होती ही है। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट नहीं होती है। तो हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक स्टैंड बाय कैरेक्टर बोलते हैं।
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत तरीके की होती है। सबसे पहले हम उसे डिवाइड करते हैं दो तरीके में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। चलो बताओ, किसे बोलेंगे हम यूकैरियोटिक और किसे बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? बताओ, यूकैरियोट किसे बोलेंगे और प्रोकैरियोट किसे बोलेंगे? किसी को पता है? पता है? मे बी तो 10 तक तो होगा भी आपको। यस और नो? तन्मय, प्रिया, प्रथमेश, बोलो बोलो, गौरी, मीनाक्षी, तनाया है शायद, गलत नाम पढ़ दिया मैंने। अनडेवलप्ड सेल, अनडेवलप्ड सेल नहीं बच्चा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा है वो अगर अनडेवलप हुआ, सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस अनडेवलप कंडीशन में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस अनडेवलप है, सेल नहीं, सेल तो डेवलप ही होगी, अगर न्यूक्लियस अनडेवलप है तो उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं? अगर न्यूक्लियस डेवलप कंडीशन में। प्रो अगर ध्यान में नहीं आता है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजों को ध्यान में रखना, तो क्या करना? प्रो, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या बच्चों? प्रिमिटिव। यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जहां पे न्यूक्लियस ये प्रिमिटिव स्टेज में प्रेजेंट है, जहां पे न्यूक्लियस ये प्रिमिटिव स्टेज में प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जहां पे न्यूक्लियस ये वेल डेवलप कंडीशन में प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर हम कौन है? हम कौन है? हम प्रो है या यू है? हम प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? बताओ। मैसेज नहीं, बोलो, मुंह से बोलो। गौरी, प्रोकैरियोटिक है हम। बाकी के बच्चे कहाँ है? प्रथमेश, क्या है हम? यो प्रो है या यू है? हम प्रोकैरियोटिक है बच्चों की यूकैरियोटिक है? वेरी गुड, यूकैरियोटिक है बच्चों हम, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, डेवलप ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सादी नहीं है। सिंपल सादी यूनिसेल्यूलर में रहती है, यूनिसेल्यूलर में। तो हम तो वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मोस्ट ऑफ द नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? अब एक बात, मैं एक सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये यूकैरियोट है और ये प्रोकैरियोट है। इस तरीके से ये डेवलप नहीं है, ऐसे ऐसे फोल्ड है यहाँ पे प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप कंडीशन में होगा बच्चों, तो इसके वजह से सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनेल? नाम बताओ, सेल ऑर्गेनेल के नाम बताओ, बताओ। यस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी। यस, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल नहीं है, फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, ठीक है। साइक्लोस, हाँ हाँ, सारा का बाकी जो है सेल ऑर्गेनेल्स है, और वो प्रेजेंट रहेंगे किसमें? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन प्रो, जिसमें डेवलप कंडीशन में
न्यूक्लियस नहीं है तो वहां पे वो सारी चीजें अब्सेंट रहेगी, एक दो छोड़ के बाकी सारे अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखो, और न्यूक्लियस है तो बच्चों न्यूक्लियस की एनवलप भी प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस वेल डेवलप कंडीशन में है तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। कवरिंग, न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो कवरिंग होती है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप भी प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये तो ऐसा है, ये ऐसे इस तरीके से, तो न्यूक्लियर ये ऐसी लेयर प्रेजेंट रहेगी न्यूक्लियस के ऊपर, यस और नो। न्यूक्लियर एनवलप अब्सेंट, ये बेसिक कैरेक्टर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो इतना समझ में आया डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें समझाऊंगी, डिटेल में तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो उसके बाद में हो घेऊन या ना, उसके बाद में देखो बच्चों क्या बात कर रहे थे हम, हाँ उसके बाद में और कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स। चलो बताओ इसके मतलब, सैप्रोफाइट्स। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या बच्चों, व्हाट इज द ऑटोट्रॉप? हाँ, दे कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस ओन फूड। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोड्यूसर बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। कौन होता है प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट होते हैं सिर्फ। हम प्रोड्यूसर है, हम प्रोड्यूसर है, हम भी तो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम तो बनाते हैं हमारा खाना खुद, फिर हम क्यों नहीं? गुड, वेरी गुड, क्योंकि हम प्लांट्स खाते हैं। हम रोटी खाते हैं, रोटी कहाँ से आती है? प्लांट से, वीट। हम कोई भी सब्जी खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे कोई भी, तो वेजिटेबल भी कहाँ का फ्रूट है? वेजिटेबल भी प्लांट से आते हैं। मतलब क्या, हम पूरी तरीके से प्लांट पे डिपेंडेंट है, इसके वजह से हम खुद का खाना सिर्फ बनाते हैं, वो क्या करते हैं, खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं और वो हमें भी खिलाते हैं। तो वो प्रोड्यूसर है और हम कंज्यूमर है। हेटेरोटाइप्स मतलब, हेटेरोट्रॉप्स मतलब नॉट प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस ओन फूड, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, और वो कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं ना, हम दूसरे वाला फूड कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, they complete their life cycle on or in, ये word important, on or in the host, ये word ध्यान में रखना। पैरासाइट आपको आगे भी आने वाले हैं। इन और ऑन, इन और ऑन का मतलब बच्चों, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी के ऊपर बैठ के खुद की लाइफ साइकिल कंप्लीट करे तो भी वो पैरासाइट है, या फिर कभी कभी अपने बॉडी का पार्ट उस बॉडी में डाल दे और उसमें से सारा न्यूट्रिशन सक करे, इन, तो भी वो पैरासाइट है। मैंने क्या बोला? कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी का सपोर्ट लेने के लिए उसके प्लांट बॉडी के ऊपर चढ़ जाए और सपोर्ट ले, तो वो ऑन हो गया, ऑन, बॉडी के ऊपर बैठा है। लेकिन अगर उसने अपने बॉडी का एक पार्ट उस प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर दिया और पूरा न्यूट्रिशन सक कर लिया, पूरा न्यूट्रिशन सक कर लिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फिर भी ये पैरासाइट है। मतलब पैरासाइट क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एक तो ये ऊपर अटैक करेंगे या फिर ये अंदर अटैक करेंगे, लेकिन दोनों भी अटैक से क्या करेंगे? न्यूट्रिशन सक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एपिफिटिक प्लांट के बारे में सुना है कभी? एपिफिटिक प्लांट के बारे में सुना है? यस और नो? सुना है? नाम सुना है एपिफिटिक प्लांट का?
ऐसे बड़े बड़े ट्री होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्री होते हैं, और इनकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस है इसके ऊपर कुछ प्लांट ग्रो होते हैं अलग तरीके से, देखे आप लोगों ने कभी? तो ये हो गए एपिफाइट्स और ये हो गए पैरासाइट। इसने क्या किया, इसकी झाड़ के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर जाके सेटल डाउन हो गए, न्यूट्रिशन तक नहीं किया, सिर्फ जाके, उसे लाइट चाहिए थी, नीचे लाइट नहीं मिल रही थी, तो उसका एडेप्टेशन होता है कि प्लांट के हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस पे जाके वो सेटल डाउन होते, तो इसे हम बोलेंगे एपिफाइट्स, और ये होते पैरासाइट्स। आपने अमरवेल के बारे में सुना है? अमरवेल, यस और नो? पीली पीली बेल रहती है, वो क्या करती है, हाँ, वो उस स्टेम को ऐसे इस तरीके से जकड़ लेती है, जकड़ने के बाद अपने बॉडी का एक पोर्शन उस स्टेम के अंदर छोड़ देती है और स्टेम से पूरा न्यूट्रिशन सक कर लेती है, पूरा न्यूट्रिशन सक कर लेती है। कस्क्यूटा प्लांट बोलते हैं उसे, मे भी तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल होगा, सुना है? तो ये पैरासाइट है। तो एक पैरासाइट ने क्या किया, अंदर अटैक किया, इन अटैक किया, और एक पैरासाइट ने क्या किया, ऑन अटैक किया। मतलब इन और ऑन ये दोनों भी तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसे हम बोलेंगे पैरासाइट। यस और नो? चलो ये तो ये हम इसको भी एक ऑप्शनल में रख सकते हैं। लीक पता है आपको? लीक, जुए, जुए सुना है ना? जुए देखी भी है। लीक पता है ना? वो अंदर अटैक करती है बच्चों, पता है ना? लीक क्या करती है? लीक क्या करती है, हमारे जो सर होते हैं, सर का जो स्किन होती है उसके अंदर अपने बॉडी का पोर्शन डाल के पूरा ब्लड सक कर लेती है, राइट ना? वो भी एक पैरासाइट है, ठीक है? तो इस तरीके के पैरासाइट होते हैं जो इन और ऑन अटैक करते हैं। क्लियर ये बात आपको? क्लियर ये बात? लास्ट वाला बता रही हूँ, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का सीधा सीधा मतलब होता है कि डेड और डीके पे अपनी लाइफ कंप्लीट करना। डेड और डीके, मरे हुए सड़े गले चीजों पे अपनी लाइफ साइकिल चलाना। डीके एंड डेड, इसे हम डीकंपोजर भी बोलते हैं। डेड एंड डीके, ठीक है? जो सड़ी गली चीजें होती है, कोई इंसान अगर मर जाए, चलो कोई एनिमल अगर मर जाए, तो अपने आप वहां पे कीड़े जमा हो जाते हैं, देखा है ना आप लोगों ने? अपने आप वहां पे कीड़े जमा हो जाते हैं और वो उस मरे हुए पक्षी को या फिर जो एनिमल है उसे खा लेते। मतलब उसका जो है, उन कीड़ों का जो खाना है वो क्या है? डेड और डीके, मरी हुई बॉडीज है, ठीक है? तो उसे हम बोलेंगे डीकंपोजर, और वो आता है सैप्रोफाइट में। क्लियर है बच्चों? ओके, चलो बाकी का हम कल पढ़ेंगे, मेरी और एक बैच है। चलो बाय एवरीवन, बाय बच्चों।